में ये है कि कौन कौन से मॉडल आजादी के पहले आर्थिक मॉडल के रूप में थे। तो आजादी के पहले जो आर्थिक मॉडल दिए गए उसमें सबसे पहला मॉडल जिसे कहते हैं वो है विश्वेश्वरैया प्लान। विश्वेश्वरैया प्लान, ये विश्वेश्वरैया जी हैं, सारे बच्चे देख लो, बड़े महान व्यक्ति थे, ठीक, बड़े महान व्यक्ति थे। और इन्होंने भारत में विकास का कौन सा मॉडल लाना चाहिए सबसे पहली बार बात इन्होंने ही कही थी। समझना बात को। अच्छा लाइट डीम है, देख रहा हूं भाई बेटा, रुक जाओ बेटा, लो अंशु यादव बता बेटा, तो लाइट डीम है, ठीक, शिखा क्या करेगी तो देखो लाइट डीम है स्टूडियो की, लड़के कह रहे हैं लाइट डीम है, थोड़ा इनको और लाइट चाहिए, चमकता हुआ चाहिए, लाइट डीम है, थोड़ा लाइट की व्यवस्था करो, ठीक। अच्छा मैं दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों भाई? अच्छा बदमाशी सब कर रहा है क्या? आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करेंगे, बदमाशी सब कर रहे हैं क्या? दिखाई तो दे रहा हूं मैं, थोड़ा खुद वीडियो बाहर तुम देखो तो, वॉइस भी कमा रहे हैं, सब कहाँ ऐसा कर रहे हैं भाई, देखो तो, ठीक तो है, ठीक तो है भाई, थोड़ा देखो और तेज कर सकते हो तो कर दो, सही तो है नंबर का, ठीक। तो थोड़ा वॉइस भी देख लो तो, वॉइस एकदम ठीक है। चलो ये सारे चैप्टर हैं, तो भारत के पहले के थोड़ा हम देखते हैं क्या क्या आर्थिक मॉडल है, ठीक। तो सबसे पहला जो आर्थिक मॉडल है उसे कहते हैं विश्वेश्वरैया योजना। क्या कहते हैं? विश्वेश्वरैया योजना। एक व्यक्ति हुए थे सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, 1860 में इनका जन्म हुआ था, 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी, इनका कालखंड है। एम विश्वेश्वरैया इन्हें कहते हैं, पूरा नाम है सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। इन्होंने एक योजना भारत सरकार को सुझाई थी, जिस योजना को कहते हैं विश्वेश्वरैया प्लान। क्या कहते हैं? विश्वेश्वरैया प्लान। इन्होंने 1934 में ब्रिटिश सरकार को कहा था कि भैया देश के विकास के लिए ये काम कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सा हम सर विश्वेश्वरैया के बारे में जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा, ठीक, आपको आश्चर्य होगा कि विश्वेश्वरैया जी एक सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? सिविल इंजीनियर थे। भारत का जो दक्षिण भारत का कावेरी पर बनने वाला बांध था, जिसे हम कहते हैं कृष्णा राज सागर बांध, इस बांध की डिजाइन इन्होंने ही बनाई थी। कृष्णा राज सागर बांध इन्हीं के देख देख में बनाया गया था। साथ साथ भद्रावती आयरन वर्क्स लिमिटेड की भी स्थापना इन्होंने की थी। सोचो कितने बड़े आदमी थे, एक तरफ एक बड़े बांध की डिजाइन तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक आयरन एक स्टील फैक्ट्री की स्थापना कर रहे हैं। ये सब तो ये कर ही रहे थे, इसके साथ साथ कुछ और कर रहे थे। दरअसल इन्हें कई देशों का विकास बहुत पसंद था। जैसे इन्हें जापान का विकास बहुत पसंद था कि जापान कैसे तेजी से विकास कर रहा है। ये जापान गए और जापान के औद्योगिक विकास का इन्होंने अध्ययन किया। तो सबसे पहली बात इन्होंने जापान के विकास का अध्ययन किया। उसके बाद ये अमेरिका गए। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के इतिहास में बड़े महान व्यक्ति हैं, क्योंकि 1929 से लेकर के 1934 तक अमेरिका महान मंदी की चपेट में आया था, पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही तमाम प्रयास किए थे जिससे उन्होंने अमेरिका को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला था। विश्वेश्वरैया जापान से आ चुके थे। जब उन्होंने देखा कि कैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आर्थिक मंदी से अपने देश को बाहर निकाल रहे हैं, तो इन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के उन सभी प्रयासों का अध्ययन किया जिन प्रयासों के माध्यम से उन्होंने अमेरिका को मंदी से बाहर निकाला। यानी एक तरफ ये जापान का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के उन सभी कामों का अध्ययन कर रहे हैं जिसके माध्यम से उन्होंने देश को मंदी से बाहर निकाला था। उसके बाद यही नहीं रुके, वे सोवियत संघ रूस गए और वहां की भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। यानी एक साथ ही व्यक्ति जापान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, जिन तरीकों से अमेरिका अपने आप को मंदी से बाहर निकाल रहा है उसका अध्ययन कर रहे हैं, सोवियत संघ रूस जा रहे हैं, वहां की इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं। और इन सभी की इकोनॉमी का अध्ययन करने के बाद इन्होंने भारत का आर्थिक विकास कैसे हो उसके लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत के आर्थिक विकास का की जो रूपरेखा प्रस्तुत की, जो इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया भारत के आर्थिक विकास का, उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी और किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उनके किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। यानी जापान का अध्ययन किए, अमेरिका का अध्ययन किए, रूस का अध्ययन किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में क्या होना चाहिए, तो भारत में क्या होना चाहिए इसके लिए वो एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इसी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि भारत का विकास करना है तो भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय योजना बनानी चाहिए, 10-10 साल की योजना बनानी चाहिए। यानी यूं कह लीजिए कि उन्होंने अपनी किताब में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। उन्होंने सरकार से कहा कि एक बार 10-10 साल की योजना बनाइए, उसको लेकर के आइए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये 10 साल की योजना बनाना भी सरकार का काम है, उसे लागू करना भी सरकार का काम है। सरकार ही विकास की पहल को आगे बढ़ाए, अर्थात आर्थिक विकास किसके अधीन किया जाए? सरकार के अधीन किया जाए। इन्होंने यह भी कहा कि एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना किया जाए, एक नियोजन निकाय का गठन होना चाहिए और नियोजन निकाय के माध्यम से ही देश में आर्थिक विकास को लागू किया जाना चाहिए। साथ साथ ये भी कहा कि सरकार हर साल सालाना आंकड़े प्रकाशित करे कि एक साल में क्या क्या सरकार ने किया, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखे। यही था विश्वेश्वरैया योजना। कुल मिलाजुला करके विश्वेश्वरैया योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि 10 वर्षों में भारत की आय को दोगुना कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? तो 10 वर्षों में भारत की आय को दोगुना कर दिया जाए। तो यही है एम विश्वेश्वरैया की पहली योजना, जिसे विश्वेश्वरैया प्लान कहा जाता है। आजादी के पहले प्रस्तुत की गई पहली योजना, अर्थात हम कह सकते हैं कुछ यूं अगर इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में कहें तो विश्वेश्वरैया प्लान, विश्वेश्वरैया प्लान, ठीक, विश्वेश्वरैया योजना, ठीक। किसके द्वारा? तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। इस कहां गए थे, यानी इनके प्लान में किस किस देश का प्रभाव था? तो याद रखना, जापान, अमेरिका, रूस, इनके प्लान का अध्ययन किया और बुक लिखी। बुक का नाम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। देखो यहां पर हमने लिखा है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो इन्होंने बुक लिखी और बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी
फॉर इंडिया, ठीक। और इनमें इस बुक में इन्होंने कहा कि आप 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत कीजिए। इस 10 वर्षीय योजना में बताइए कि देश का विकास कैसे करेंगे। इन्होंने कहा कि एक नियोजन निकाय का गठन कीजिए, नियोजन निकाय हर साल की योजना बनाए, लागू करे। साथ साथ इन्होंने कहा कि सालाना आंकड़े प्रकाशित कीजिए एवं कुल मिलाजुला करके आप देश की आय को 10 वर्ष में दोगुना कर दीजिए। तो पहली योजना जो प्रस्तुत की गई विश्वेश्वरैया योजना, इसको आप लोग समझ गए? सब बच्चे बताएं, विश्वेश्वरैया योजना समझ गए? ठीक। अच्छा, साउथ का नाम है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, समझ गए? ये कह रहे थे कि सरकार सामने आए, विकास की जिम्मेदारी ले, 10-10 साल की योजना बनाए, एक नियोजन निकाय का गठन कर दे, हर साल रिपोर्ट प्रकाशित करे, 10 साल में देश की जो इनकम है वो डबल कर दे। ठीक, सब बच्चे बताएं। विपिन, सीमा कुमारी, अंजलि, सौरभ सिंह, समझ गए बेटा? सब बच्चा लोग बताए। राजकुमार, वाह, सब समझ गए, सब होशियार है। रंजू करे थोड़ा और समझा दे, यही बात एक बार और बता देंगे। ठीक। अच्छा, एक है 60 फार बता दिया, जारे, जापान, रसिया, अमेरिका। अच्छा, ये दिमाग तो मेरा खुला ही नहीं था। तो कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में भारत के विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए, यह बात पहली बार एम विश्वेश्वरैया द्वारा कही गई थी। यह पेशे से एक सिविल इंजीनियर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था पर भी काफी काम किया था। ये जापान, रूस और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किए थे और उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपना एक आर्थिक मॉडल विकसित किया था। और आर्थिक मॉडल उन्होंने एक किताब में विकसित लिखा था जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार विकास की जिम्मेदारी ले, सरकार विकास की पहल करे। इन्होंने 10 साल के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी और कहा था कि सरकार एक नियोजन निकाय का गठन करे, 10 साल की योजना बनाए, नियोजन निकाय ही उस योजना को लागू करे। साथ साथ सरकार ने कितना काम किया, हर साल उसके आंकड़े प्रकाशित करे और 10 साल में देश की इनकम को डबल कर दे। ठीक। महेश पूछ रहे हैं नियोजन निकाय का मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा था कि एक संस्थान बनाए जिस संस्थान पर के आधार पर क्या बनाया जाए, जो संस्थान विकास के लिए काम करे। बाद में आजादी के बाद भारत ने योजना आयोग बनाया था। योजना आयोग क्या था? एक नियोजन निकाय ही था। नियोजन निकाय का मतलब वह संस्थान जो योजनाएं बनाए और योजना को लागू करे। ठीक, नियोजन निकाय का मतलब समझ गए? नियोजन निकाय का मतलब कोई भी वह संस्थान जो योजना बनाए विकास की और उन योजनाओं को लागू करे। जैसे आजादी के बाद भारत में जो नियोजन निकाय बना था उसका नाम था योजना आयोग। ठीक। इसके बाद ढेर सारे लोगों ने कहा, इसके बाद ये तो एक बात हो गई, इसके बाद दूसरी योजना आई आजादी के पहले ही, दूसरा जो आर्थिक मॉडल आया। ठीक। एक पूछ रहे सर इतना बहुत है जी, यूपीएससी मेंस के लिए बहुत है। अब योजना के पूर्व विभिन्न प्रकार के आर्थिक मॉडल क्या थे, उसमें 7-8 लोगों के आर्थिक मॉडल थे। तो पहला था विश्वेश्वरैया की योजना, ये आजादी के पहले का आर्थिक मॉडल था, विचार था। उसके बाद आजादी के पहले एक और आर्थिक मॉडल सामने आया था जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय योजना समिति, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय योजना समिति। आजादी के पहले आर्थिक मॉडल सामने आया था जिसका नाम था राष्ट्रीय योजना समिति। दरअसल आजादी के पूर्व 1938 में कांग्रेस ने, ठीक, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति बनाई और समिति का नाम रखा था राष्ट्रीय योजना समिति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस ने कहा कि हम एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाते हैं जिस समिति का काम होगा कि अध्ययन करे और सुझाव दे कि देश में कौन सा आर्थिक मॉडल लागू करना चाहिए। इसके बाद काम शुरू हुआ, नेहरू जी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यानी समिति का अध्यक्ष कौन, किसको चुना गया? तो थे जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और बात को समझना, इस समिति को एक उत्तरदायित्व सौंपा गया कि आप विकास की योजनाएं बनाइए, साथ साथ यह भी सुनिश्चित कीजिए कि देश में गरीबी को कैसे कम किया जाए। ये लोग सिर्फ कहे, इनके कहे पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये काम तो हुआ। जब देश आजाद हुआ तब तक देश के सामने विभिन्न प्रकार के आर्थिक मॉडल आ चुके थे। समझना बात को, तब तक देश के सामने विभिन्न प्रकार के आर्थिक मॉडल आ चुके थे। तो जो राष्ट्रीय योजना समिति है 1938 में बनती है, कांग्रेस पार्टी द्वारा बनती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो बनाते हैं और इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। इस राष्ट्रीय योजना समिति ने कुछ सुझाव दिए थे ब्रिटिश सरकार को। सरकार ने तो सुझाव नहीं माना, लेकिन हम सुझाव को पढ़ते हैं। सुझाव ये दिए थे इस राष्ट्रीय योजना समिति में, जो राष्ट्रीय योजना समिति ने कहा था कि जो राज्य है अर्थात जो सरकार है अपने स्वामित्व में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करे। यानी इस समिति ने कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि सरकार बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करे, प्राइवेट सेक्टर को यह जिम्मेदारी न सौंपे, अर्थात सरकार ही खुद आगे आए और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करे। पहला सुझाव यह था। दूसरा सुझाव यह था इस समिति द्वारा, वो कहा गया कि सरकार जमींदारों की भूमि का अधिग्रहण कर ले और जमींदारों से जमीन लेकर के किसानों में उनका पुनर्वितरण कर दे, अर्थात जमींदारों से जमीन ले लीजिए और उसे किसानों में बांट दीजिए। ये बड़े सुझाव थे इस राष्ट्रीय योजना समिति के। इस राष्ट्रीय योजना समिति के सुझाव तो सरकार मानेगी नहीं, लेकिन इस राष्ट्रीय योजना समिति के सुझाव से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस चाहती है कि देश के विकास की जिम्मेदारी देश खुद उठाए, बड़े उद्योगों की स्थापना सरकार खुद करे और जमींदारों का उन्मूलन कर दे, जमींदारों से भूमि लेकर के किसानों में बांट दे। तो दूसरा जो आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था वह राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा किया गया था, या यूं कहिए ये कांग्रेस का दिया गया आर्थिक मॉडल था, जिस मॉडल में स्पष्ट कहा गया कि भैया सरकार खुद सामने आए, देश का औद्योगिकरण करे, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करे और साथ साथ जमींदारों से जमीन ले और किसानों में बांट दे। यह मेन बात थी राष्ट्रीय योजना समिति की। तो ये दूसरा आर्थिक मॉडल ये था। तीसरा जो आर्थिक मॉडल था उसे कहते हैं बंबई प्लान या बॉम्बे योजना। तीसरे आर्थिक मॉडल को कहते हैं हम बंबई प्लान या बॉम्बे योजना। दो समझ में आ गया? थोड़ा मुझसे बताओ आप लोग तो। ठीक, सुजाल सिंह, पलक कुमारी, क्या बात कर रहे हो? अभिषेक राजपूत, ये तुम लोग आपस में बात भी करते रहते हो, बताओ बेटा लोग तो। अच्छा, रोहित बहुत बढ़िया कहा, ये तो समाजवाद हो गया। शाबाश 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 शाबाश। इसीलिए तो विचारधारा वाला क्लास मैंने पहले कर दिया ताकि आगे की बातें विचारधारा से लिंक होती रहे। ये दोनों समझ में आ गया? बता पूजा बिटिया, विशा, विपिन बता बेटा, सौरभ, दुर्गा चौधरी बता बिटिया। तो दुर्गा माता है, तलवार भाला तलवार लेके आएगी अभी।
राजकुमार बता बेटिया, बेटा तो तू तो राजकुमार है हमारा। नंदलाल बताओ। ठीक, समझ में आ गया ना? तो एम विश्वेश्वरैया वाला भी समझ गया और राष्ट्रीय योजना समिति वाला भी समझ गया, ये दो आ गया। ठीक, इसका उपयोग कोई नहीं हुआ, ये सिर्फ लोग देते रहे। ब्रिटिश सरकार मानती ही नहीं थी इनकी बात, लेकिन इसका एक फायदा हुआ। अभी फायदा क्या बताएंगे? फायदा हुआ एक, अभी सबके विचार समझ लो तो बताएंगे इसका फायदा क्या हुआ। यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक, क्लियर? मिसबा, सुबोध, पूजा पटेल, साइना प्रवीण, सब बेटा लोग क्लियर हो गया? अब बहुत इत्मीनान इत्मीनान आराम आराम से मजे लेते हुए इकोनॉमी हम पढ़ेंगे, इसे आपको बातचीत करके पढ़ाते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, उमा कपिला की बुक 4 साल से बंद है, किसने कहा? अपडेट होकर के नहीं आई है, किसने कहा भाई? अच्छा, वैशाली करे सर आप हमारे डाउट नहीं लेते, पहली बार तो मैं तुम्हारा नाम देखा हूं तो डाउट कहां से लूंगा? देखो, डाउट देना है तो जब मैं कहूं कि अपने अपने डाउट दे दो तभी दो। मैं पढ़ाते रहता हूं बेटा, तो कमेंट बॉक्स कहां से देखूंगा? आप कभी भी आते हो। ठीक, समझ गए ना? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं किसी का डाउट न लूं। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूं तुम लोगों को बेटा। ठीक है, देखो हीना हंस भी रही है। ठीक ठीक, एक पूछ रहा है कि सर हम पूंजीवाद को लागू करते हैं तो समाजवाद को क्यों पढ़ाते हैं? और पढ़ना सब है, अभी हम समाजवाद को क्यों पढ़ाएंगे अभी पता चल जाएगा। ठीक, रोही कह रहे क्या नोट्स काफी है? बुक लेना पड़ेगा, काफी से भी काफी है, जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। और हमारा पढ़ाया हुआ हर चैप्टर किसी भी किताब से मिलाकर देखना सबसे ज्यादा है। हम तो अपनी तरफ से सब किताब पढ़ करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो हमारी क्लास लेने के बाद किसी किताब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये सच है, क्योंकि फिर हमारे पढ़ाने का मतलब क्या? हम तो खुद पढ़ के बाद, लेकिन मैं आपको किताब पढ़ने से मना नहीं कर सकता। आप 5 किताब पढ़िए, उससे आपका नॉलेज ही तो बढ़ेगा। किताब अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन इतने पर कमांड कर लो बहुत हो जाएगा। ठीक, बस भाषा जटिल है। नितिन सिंघानिया ले लो, पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है। आप श्री राम रंगम ले लो, पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है। कोई बुक खराब नहीं है भाई, सब बुक अच्छी है। हाँ, मैं अपनी तरफ से सभी बुकों का निचोड़ पढ़ाता हूं, मेरा पढ़ने के बाद किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पढ़ लोगे तो बुरा भी नहीं है। मैं कैसे मना कर सकता हूं? शिक्षक कैसे मना कर सकता है कि आप किताबें मत पढ़िए? शिक्षक का काम है अपना मैटर खूब शानदार लेकर के आए। आप लोग वैसे भी 2-4 क्लास और पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे। ठीक, हमारी संपूर्ण बुक में क्या किया गया है? यही तो किया गया, मार्केट की जितनी किताबें हैं उनको एक समरी में ला करके रख दिया गया है। सबसे अच्छा संपूर्ण पढ़ लो। ठीक, संपूर्ण बुक हमारी क्या है? पीडब्ल्यू की संपूर्ण बुक कुछ नहीं है, सभी किताबों का निचोड़ है। और इकोनॉमी मेंस के लिए पूछ रहा है इजी लैंग्वेज के कोई बुक सर? नहीं, सिर्फ मेरे नोट्स। इजी लैंग्वेज में सिर्फ हमारे नोट्स नहीं है, मार्केट में इकोनॉमी इजी में कहीं नहीं, वो सिर्फ हमारे नोट्स है जो आपके पास है। एक को साम्यवाद और समाजवाद में कंफ्यूजन हो रहा है, बाद में बता देंगे। चलो अब जब तो आइए, तीसरा जो है वो है बॉम्बे प्लान, बंबई योजना। समझना बात को, तीसरा है बॉम्बे प्लान, बंबई योजना। भारत के महत्वपूर्ण उद्योगपति बंबई में इकट्ठा हुए। ठीक, उस समय के सभी प्रमुख व्यवसायी और सभी प्रमुख उद्योगपति बंबई में इकट्ठा हुए और इन्होंने आपस में विचार विमर्श करके 1944 में एक योजना प्रस्तुत की, जिसे कहा गया बंबई प्लान। इस योजना को देने वालों में उस समय के सबसे बड़े उद्योगपति जेआरडी टाटा महत्वपूर्ण थे, जीडी बिरला इसमें शामिल थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये लोग शामिल थे। ये जीडी बिरला की तस्वीर है, ये टाटा साहब की तस्वीर है। कुल 8 बड़े उद्योगपति थे, जिसमें ये 3 भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जेआरडी टाटा, जीडी बिरला और अन्य लोग उपस्थित हुए थे। ठीक, इन लोगों ने भारत का एक आर्थिक मॉडल सामने रखा। ठीक, जो आर्थिक मॉडल सामने रखा उसी आर्थिक मॉडल को बंबई प्लान कहा जाता है। अर्थात इन लोगों ने भारत सरकार से कहा, उस समय की भारत सरकार से, कि देश का विकास कैसे किया जाए, इसकी योजना हम खुद बता रहे हैं। तो अर्थात बंबई प्लान के रूप में देश के आर्थिक विकास की एक योजना प्रस्तुत की गई, जो योजना प्रस्तुत की गई देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा, या योजना प्रस्तुत की गई 1944 में। इस योजना ने कुछ सुझाव दिए। इस योजना का जो पहला सुझाव था वो ये था कि कपड़ा और उपभोक्ता उद्योगों का विस्तार किया जाए। इस योजना ने कहा कि कपड़ा और उपभोक्ता उद्योगों में के विस्तार में ही भारत की प्रगति है। आपको कपड़ा उद्योग तो समझ में आ रहा होगा, ये उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं कोई बताएगा? यानी इस योजना का जो पहला सुझाव है वो कह रहा है, जो योजना का पहला सुझाव है वो यही है कि कपड़ा और उपभोक्ता उद्योगों का अगर हम विस्तार करते हैं तो भारत की भी प्रगति होगी। अगर हम कपड़ा और उपभोक्ता उद्योगों का विस्तार करते हैं तो भारत की प्रगति होगी। ठीक, समझना, यानी यह योजना कह रही है कि कपड़ा उद्योग का विस्तार कीजिए और उपभोक्ता उद्योग का विस्तार कीजिए। पहली बात तो यही कह रही है। तो कपड़ा उद्योग का विस्तार कीजिए, इसका मतलब क्या है कि कपड़ा उद्योग, ढेर सारी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री लगाइए। उपभोक्ता उद्योग का विस्तार कीजिए, इसका मतलब क्या है? देखो, उपभोक्ता उद्योग का मतलब ये होता है कि एक आदमी सुबह से शाम तक जितनी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, आप साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, क्रीम लगाते हो, घड़ी पहनते हो, कपड़ा पहनते हो, जूता पहनते हो, खाना खाते हो, तेल का उपयोग करते हो, मसालों का उपयोग करते हो, अनाज का इस्तेमाल करते हो, कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, यानी सुबह से शाम तक जितनी वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हो उन्हें सभी उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। इस योजना में, बंबई योजना में कहा गया कि जो उपभोक्ता उद्योग है बहुत बड़ा है। बंबई योजना में कहा गया कि सरकार 2 उद्योगों पर एकदम तुरंत फोकस करती है, एक तो कपड़ा उद्योग, दूसरा उपभोक्ता उद्योग। अगर भारत सरकार सिर्फ इन 2 उद्योगों का ही खूब ढेर सारा विस्तार कर देती है, या 2 उद्योगों का जितना विस्तार होगा भारत की उतनी ही प्रगति होगी। समझना बात को, समझ रहे हो ना? भारत की उतनी ही प्रगति होगी। अच्छा, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। मोहम्मद कैफ, आपको मैं बात कर रहा हूं 3 दिन से, आप लोग जो ऑन इसलिए किया रहा, पूछ रहे हैं कमांड आधारित, बताते रहूं मैं तो, ये पीछे वाला समझ में नहीं आया। इकोनॉमी सच में जीएस में सबसे कठिन है, और यकीन मानो अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, पहले ही दिन मैंने कहा था, तो मैं शपथ लेके आया हूं कि इस क्लास को मैं वर्ल्ड बेस्ड इकोनॉमी की क्लास बना दूंगा। बस आपको मेरा साथ देना है, उतना ही करना है जितना मैं कहूं। ठीक,
समझ में आ गई बात ना? उतना ही करना है जितना मैं कहूं। एक थॉमस जेफरसन हुए, अमेरिका के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, उन्होंने कहा उतना करो जितना तुम्हारे हाथ में है, महान काम, बड़े काम अपने आप हो जाएंगे। और ये सच है। हम लोग सोचते बहुत ज्यादा, करते बहुत कम है। आप लोग पूछ रहे हैं ये किताब बता दी, वो किताब है, जितना पढ़ा जा रहा है उतना तो पढ़ लो। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चा लोग ने? पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आज से मैं काम करूंगा, आज से सिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत जरूरी है सीखना। मोहम्मद कैफ कह रहा है सारी सब नहीं, दुखी मत हो, अभी बहुत बार डांटूंगा मैं तुम लोगों को, ये डांटना मेरा काम है, तभी तो तुम लोग अनुशासित होकर पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे। तो आ जाइए, यानी बंबई प्लान कह रहा है कि कपड़ा और उपभोक्ता उद्योगों का विस्तार कीजिए। आप लोग कहोगे उपभोक्ता उद्योग क्या है? एक आम आदमी, जनरल आदमी सुबह से शाम तक किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है? वो कंघी का इस्तेमाल करता है, शीशे का इस्तेमाल करता है, बालों में तेल लगाता है, क्रीम लगाता है, जूते पहनता है, खाना खाता है, छोटी मोटी दवाइयों का इस्तेमाल करता है, वो साइकिल से चलता है, स्कूल बैग खरीदता है, कापी कपड़े किताब खरीदता है। एक सामान्य आदमी की सुबह से शाम तक की जो उपयोग की वस्तुएं हैं, जिन्हें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, खरीदना ही खरीदना है, इस्तेमाल करना ही करना है, उन्हें ही कहा जाता है उपभोक्ता उद्योग, कंज्यूमर इंडस्ट्री। समझ में आ गई बात बच्चा लोग? जो कॉमन चीजें हम यूज करते हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम पेन से लिख रहे हैं, किताबें यूज कर रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, बस्ता ले रहे हैं, ठीक, दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाली वस्तुएं। हम टूथपेस्ट का उपयोग कर रहे हैं, नहाने के साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े धोने वाले साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्तन धोने वाला साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, इन्हें कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। तो जो बंबई के 8 उद्योगपति हैं, जो बॉम्बे प्लान आया, ये 8 उद्योगपति ने कई सुझाव दिया। पहला सुझाव इन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग का विस्तार किया जाए, जितना कपड़ा उद्योग बढ़ेगा भारत की प्रगति होगी। दूसरा उन्होंने कहा कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन किया जाए, उपभोक्ता उद्योग लगाया जाए। ये छोटी छोटी चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, हमें साबुन सरफ भी बाहर से मंगाना पड़ता है, उस दौर की हम बात कर रहे हैं। बच्चे के खाने का बिस्किट, लेज, चिप्स, ये सब क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। चॉकलेट, टॉफी, ये सब क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। तीन लोगों ने कहा उपभोक्ता उद्योग खूब लगाइए, देश की जनसंख्या बढ़ी है, लोगों की जरूरतें पूरी होगी। तो लोग कह रहे हैं 2 उद्योग लगाइए, कपड़ा उद्योग लगाइए, एक उपभोक्ता उद्योग लगाइए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात इस योजना में कही गई, दूसरा सुझाव इस योजना में यह दिया गया कि जो सरकार है वो बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे और बुनियादी उद्योगों में निवेश करे, बेसिक इंडस्ट्री में निवेश करे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, इतनी चीजें आती है इंफ्रा में, आजकल तो बहुत चीजें आ रही है। उस समय अगर इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपके लिए सड़क आती है, रोड्स आते हैं, रेलवे आती है, पोर्ट आते हैं, बंदरगाह आते हैं, ब्रिज आते हैं, पुल आते हैं, जो पुल, सुरंग, पोर्ट्स लिख दिया, एयरपोर्ट्स आते हैं। आजकल तो डिजिटल कम्युनिकेशन, इंटरनेट भी इंफ्रा में आ रहा है। अब उस समय इंटरनेट तो था नहीं, तो इंटरनेट को हटा देते हैं। यानी ये लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम सरकार करे, सरकार सड़कें खूब बनाए, सरकार रेलवे पर काम करे, सरकार बंदरगाह पर काम करे, पुल सुरंग बनाए, एयरपोर्ट बनाए, यही सब मिलकर के कहलाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये लोग कह रहे हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम करे। साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि बुनियादी उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री, ये शब्द अभी आगे बार बार आएगा, याद रखना। बुनियादी उद्योग का मतलब होता है वे उद्योग जो अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए जरूरी होती है। जैसे इस्पात उद्योग बुनियादी उद्योग है। अरे भैया, पहले आप स्टील बनाओगे तब ना उससे और कुछ बनाओगे, लोहा खान से निकालोगे, उससे स्टील बनाओगे, इस्पात बनाओगे, तो उसी इस्पात से साइकिल बनाओगे, मोटरसाइकिल बनाओगे, कार बनाओगे, ट्रैक्टर बनाओगे, विभिन्न उद्योगों मशीनें बनाओगे, रेल बनाओगे, पटरियां बनाओगे, जहाज बनाओगे तो किससे? इस्पात से ही ना। तो इन लोगों ने कहा कि सरकार पहले बुनियादी उद्योग लगाए, बिना बुनियादी उद्योग लगाए देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता। तो इस्पात उद्योग क्या है? बुनियादी उद्योग है। जैसे बिजली उद्योग बुनियादी उद्योग है, पहले आप बिजली बनाने वाली फैक्ट्री लगाइए, क्योंकि जब तक आप बिजली नहीं बनाएंगे अन्य फैक्ट्री नहीं चला पाएंगे। तो बिजली उद्योग बुनियादी उद्योग में आ जाता है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, ये बुनियादी उद्योग है। जो करेक्ट, पहले सीमेंट बनाओगे ना तब सब प्रकार की बिल्डिंग बनाओगे, जब सीमेंट ही नहीं बनाओगे तो सब प्रकार की बिल्डिंग कहां से बनाओगे? अर्थात स्टील इंडस्ट्री हुई, सीमेंट इंडस्ट्री हुई, पावर इंडस्ट्री हुई, इन सबको बुनियादी उद्योग कहा जाता है। तो बॉम्बे प्लान कह रहा है कि पहले इंफ्रा पर खर्च कीजिए, बुनियादी उद्योग बनाइए, कपड़ा इंडस्ट्री लगाइए, ठीक, कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री लगाइए, उपभोक्ता की इंडस्ट्री लगाइए, ये सारा काम कीजिए, ठीक, इन सब में निवेश कीजिए, तो ही देश आगे बढ़ेगा। समझ रही है बात को ना? अर्थात कुल मिलाजुला करके बात यह होती है कि बंबई प्लान ये कहता है, समझना बात को, कहां गया बंबई प्लान? यहां गया। बंबई प्लान कहता है कि देश के विकास की जिम्मेदारी सरकार उठाए। ये भले ही उद्योगपतियों द्वारा मॉडल लाया गया है, लेकिन ये भी मॉडल कह रहा है कि देश के विकास की जिम्मेदारी कौन उठाए? सरकार उठाए। और ये मॉडल कह रहा है कि कैसे उठाए, क्या क्या सरकार करे। ये मॉडल कह रहा है कि सरकार कपड़ा उद्योग का विकास करे, सरकार उपभोक्ता उद्योग का विकास करे, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करे, सरकार बुनियादी उद्योगों पर काम करे, और ये सब काम करेगी तो देश का विकास होगा। ठीक, सोनम लिख रही है बढ़िया प्लान है। हाँ, प्लान तो बढ़िया था। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये बात कही गई, यहां तक एकदम समझ में आ गई बात। तो तीसरा आया क्या? तो बंबई प्लान। ये सब विचार आते जा रहे हैं, 1944 का कालखंड आ गया है। इसके बाद एक प्लान आया, पीपल प्लान। एक प्लान आया, पीपल प्लान। ठीक, पीपल प्लान। अगला प्लान आया, पीपल प्लान। तो एक प्लान आता है ऐसे ही, पीपल प्लान। पीपल प्लान यह भी 1944 के दौर में आया था। एक वामपंथी नेता थे एम.एन. राय। एम.एन. राय ने ही पीपल प्लान दिया था। ठीक, एम.एन. राय ने सिर्फ कहा था कि भैया कोई भी डेवलपमेंट का प्लान लाओ, ठीक, कोई भी डेवलपमेंट का प्लान लाओ, उस डेवलपमेंट के प्लान में 2 चीजों पर जोर दो, एक तो रोजगार पर जोर दो और दूसरे श्रमिकों के पर्याप्त वेतन पर जोर दो। अर्थात कोई भी डेवलपमेंट प्लान लाओ, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि रोजगार उत्पन्न होना चाहिए और फैक्ट्रियों में, खेतों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए। तो पीपल प्लान के नाम से देश के सामने, पीपल मतलब आम लोगों का प्लान, पीपल प्लान के नाम से देश के सामने उस समय के नेता एम.एन. राय ने एक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया
जिस आर्थिक मॉडल की प्रमुख विशेषता थी, ठीक, जिस आर्थिक मॉडल की प्रमुख विशेषता थी, और वो ये थी कि रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा और श्रमिकों के पर्याप्त वेतन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? ये हो गया। इसके बाद एक योजना आई जिसे गांधीयन प्लान कहा जाता है। गांधीयन प्लान कहा जाता है। गांधी बाबा दिख रहे हो आपको। ये गांधीवादी योजना आई थी, जो आई थी 1944 में। ये गांधीयन प्लान गांधी जी ने नहीं दिया था, याद रखना, गांधी जी ने नहीं दिया था। गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के, ठीक, एक शिष्य थे जिनका नाम है एस.एन. अग्रवाल। इस एस.एन. अग्रवाल ने गांधीयन प्लान दिया था। दरअसल एस.एन. अग्रवाल ने गांधी के जो आर्थिक विचार हैं उन्हें ही लागू करने को कहा था। कल हम पढ़ाए थे ना गांधीवादी अर्थव्यवस्था। एस.एन. अग्रवाल ने कहा, ठीक, कि जो गांधी के आर्थिक विचार है उन्हें ही आप देश में लागू कीजिए, अर्थात आप विकेंद्रीकरण को लागू कीजिए, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाले उद्योग लगाइए, आप कुटीर उद्योगों का विकास कीजिए, ऐसे मशीनें लगाइए जो बहुत ऑटोमेटिक न चलती हो, हाथ से चलती हो, आप ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर काम कीजिए। जितने भी गांधी के आर्थिक विचार हैं उन सभी विचारों को लागू करने की पैरवी एस.एन. अग्रवाल ने की थी, और इसे ही कहा था गांधीवादी योजना। तो देश के सामने एस.एन. अग्रवाल ने एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी कि भारत सरकार गांधी के आर्थिक विचारों के आधार पर देश का विकास करे। ये सब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी, ये सब कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक विचार थे जो अभी भारत आजाद नहीं हुआ था लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो ये सब आर्थिक विचार सरकार के सामने प्रस्तुत किए गए थे, ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किए थे। ब्रिटिश सरकार ने तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस समय के नेताओं ने, देश की जनता ने इस पर बहुत ध्यान दिया था। तो आजादी के पहले भारत का आर्थिक मॉडल क्या होना चाहिए था, इस पर कुछ ढेर सारे मॉडल है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो ये रहे वे महत्वपूर्ण मॉडल जो प्रस्तुत किए गए थे कि भारत का आर्थिक मॉडल कैसा होना चाहिए। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? बच्चा लोग बताए, यहां तक समझ गए? ठीक। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कुटीर उद्योग क्या? कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें छोटी मशीनें होती हैं, बड़ी मशीनें नहीं होती हैं, मानव के हाथ से चलाई गई मशीनें जिसमें शामिल कर की जाती है। बताए आप लोग यहां तक समझ गए? बताया जाए। अब समझ कि आप कोई भी विकास का मॉडल लाइए, जोर इस बात पर कीजिए कि ढेर सारे लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ मजदूरों को पर्याप्त वेतन मिले, कम मजदूरी पर काम न करवाया जाए। ठीक, एक पूछ रहा मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ मत कर भाई, तो तू बार बार देख, खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहां तक तो बात ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं थी, विभिन्न प्रकार के मॉडल थे। एम विश्वेश्वरैया की योजना थी, कांग्रेस की नेशनल प्लानिंग कमेटी की योजना थी, बंबई प्लान था, गांधीवादी योजना थी, सारी मॉडल थे। ठीक, समझना बात को, ये सब चल रहा था। दूसरी तरफ 1947 में देश आजाद होता है। 1947 में देश आजाद होता है। 1947 में देश को आजादी मिलती है, और 1947 से लेकर के 1951 तक बड़ी भागदौड़ रहती है। देश का बंटवारा हुआ है, संविधान बनना है, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक, नया प्रशासन स्टेब्लिश करना है, नए संस्थान करना है। जब 1951 आया तो अब देश को यह तय करना था कि आजाद भारत में भारत के आर्थिक विकास का मॉडल क्या होगा। आजाद भारत में, आजाद भारत में, यानी अब 1951 में तय करना था कि भारत की आर्थिक विकास का मॉडल क्या होगा। आर्थिक विकास का मॉडल क्या होगा, अब भारत को तय करना था। आप कहोगे जो इतने आर्थिक मॉडल दिए गए उनका लाभ क्या मिला? उनका लाभ यही मिला कि ब्रिटिश सरकार ने तो उनके मॉडल को नहीं स्वीकारा, लेकिन 1951 में जब हमारे नेता बैठे तो उनके सामने सुझाव के रूप में कई मॉडल थे। तो आजादी के पूर्व के जितने आर्थिक मॉडल थे, आजादी के पूर्व के सभी जो आर्थिक मॉडल थे, सभी आर्थिक मॉडल का भारत सरकार ने अध्ययन किया। इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया गवर्नमेंट ने, उस समय की आजाद भारत की सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने अध्ययन किया और इनमें से जो जो अच्छा लगा उसे स्वीकार लिया। अर्थात जब भारत आजादी के बाद अपने आर्थिक मॉडल के विकास पर चर्चा करने लगा तो इसके पहले जो आर्थिक विचार दिए गए थे उसे बहुत मदद मिली। जब भारत के सामने सवाल यह आया कि भारत के आर्थिक विकास का मॉडल क्या होगा, तो भारत के नेता शून्य में नहीं थे, उनके पास सलाह के रूप में आर्थिक मॉडल थे। तो 1947 से लेकर के 1950 तक एक तरफ संविधान बन रहा था, एक तरफ संस्थाएं बनाई जा रही थी, एक तरफ देश को संगठित करने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि विभाजन हुआ था। तो एक तरफ भारत के नेता आपस में यह भी विचार विमर्श कर रहे थे कि आजाद भारत का आर्थिक मॉडल क्या होगा। ठीक, आजाद भारत का आर्थिक मॉडल क्या होगा। और तमाम विचार विमर्श के बाद हमारे नेताओं ने यह तय किया कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर चलेंगे। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर चलेंगे, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकारेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी को स्वीकारेंगे। यानी हमारी इकोनॉमी में न तो पूंजीवाद के तत्व प्रभावी होंगे, न तो समाजवाद के तत्व प्रभावी होंगे। हमारी इकोनॉमी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की अच्छाइयों को आपस में समाजित करेगी और हम मिश्रित इकोनॉमी को चुनेंगे।
अब बताओ, अगर पहले ही आपको मिश्रित इकोनॉमी न बताया होता, पूंजीवाद और समाजवाद न बताया होता, तो बात समझ में आई थी। यानी 1947 से लेकर 1950 के बीच की चर्चाओं से यह तय हो गया कि भारत मिश्रित इकोनॉमी की ओर जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर जाएगा। और इस मिक्स्ड इकोनॉमी को, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को देश में लागू करने के लिए, देश में लागू करने के लिए, देश में लागू करने के लिए भारत नियोजित आर्थिक विकास का चुनाव करेगा। देश में लागू करने के लिए क्या करेगा? नियोजित आर्थिक विकास का चुनाव करेगा, नियोजित आर्थिक विकास करेगा, नियोजित आर्थिक विकास की ओर जाएगा, नियोजित आर्थिक विकास की ओर जाएगा। यानी इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को भाई कह लिया, तो धरातल को कैसे लागू करोगे? इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को जमीन पर कैसे उतारोगे? इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू कैसे करोगे? ये तय हुआ कि हम नियोजित आर्थिक विकास की ओर जाएंगे, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। तो ये नियोजित आर्थिक विकास क्या होता है? सवाल उठता है, नियोजित आर्थिक विकास क्या होता है? नियोजित आर्थिक विकास क्या होता है? नियोजित आर्थिक विकास क्या होता है? क्या होता है? प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? क्या होता है? प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? नियोजित आर्थिक विकास क्या होता है? ठीक, समझना। ये पूछ रहा सर नियोजित आर्थिक विकास क्या है, वो भी तो मैं भी कर रहा हूं, तो हमें समझना होगा कि नियोजित आर्थिक विकास क्या होता है। यानी 1947 से 1950 के बीच चर्चा चलती है। भारत कहता है कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर जाएंगे, यानी हम अपनी अर्थव्यवस्था न तो पूंजीवादी बनाएंगे न तो समाजवादी बनाएंगे, हम दोनों के तत्वों को समाहित करेंगे और हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर जाएंगे। तो सवाल उठता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं आखिर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर रहा है उसको लागू कैसे करेगा? तो सरकार ने कहा कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए नियोजित आर्थिक विकास का मॉडल चुनेंगे, प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल चुनेंगे। तो सवाल उठता है, नियोजित आर्थिक विकास है क्या? ठीक, नियोजित आर्थिक विकास है क्या? यहां तक बात समझ में आई? थोड़ा हमको आप लोग बताओ तो, यहां तक बात समझ में आई? किसी को इकोनॉमी कठिन तो नहीं लग रही है? जरा मुझे बताओ तो, यहां तक बात समझ में आ गई? बताओ भाई लोग। हीना प्रवीण बताओ, शबेदा खातून आ गया, पूजा आ गया, ठीक, बस यहां तक बताओ, आगे नहीं, आगे तो मैं बताऊंगा। जितना समझा दिया उतना समझ में आया? ठीक, अच्छा आज बच्चों को आवाज में बहुत इजी लगेगा, बस आप मेरे साथ चलो, उतना ही कर पाओ, उतना ही करो जितना कर सकते हो। देखना कोई आवाज में बार बार शिकायत आ रही है, कुछ आवाज में दिक्कत तो नहीं, एक बार चेक करो, थोड़ा चाय बनवाना उसके बाद थोड़ा चेक करो तो आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है भाई, आवाज कम लग रही है बच्चों को। वाह वाह। आर्थिक विकास में जो ये सरकार होती है, जो सरकार होती है, ये जो सरकार होती है, ये 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाती है, अर्थात पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है। क्या बनाती है? पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है। और इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती है। पहली बात तो ये जान लो, इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती है, यानी सरकार 5-5 साल की योजनाएं बनाती है और इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती है। पहली बात तो ये। तो नियोजित आर्थिक विकास की क्या है, इसका पहला लक्षण ये है कि नियोजित आर्थिक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है और इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती है। पहली बात। दूसरी बात, ठीक, अर्थव्यवस्था के विकास की जिम्मेदारी, अर्थव्यवस्था की विकास की जिम्मेदारी खुद सरकार की होती है, खुद सरकार की होती है। खुद किसकी होती है? सरकार की होती है। तीसरी बात, प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम होता है। प्राइवेट सेक्टर का रोल या प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत कम होती है, कम होती है। यूं कहिए कि प्राइवेट सेक्टर सहयोगी के रूप में होता है। प्राइवेट सेक्टर सहयोगी के रूप में होता है, सहयोगी के रूप में होता है, के रूप में होता है। समझना, प्राइवेट सेक्टर किस रूप में होता है? सहयोगी के रूप में होता है। ठीक, समझना बात। अर्थात नियोजित आर्थिक विकास और कुछ नहीं है, सरकार 5-5 साल की योजनाएं बनाती है और उस 5-5 साल की योजनाओं के आधार पर ही विकास को आगे बढ़ाती है। अर्थव्यवस्था के विकास की जिम्मेदारी खुद सरकार की होती है, यानी मेन भूमिका में कौन होती है? सरकार होती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका सहयोगी की होती है। देखो यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम चुने होते तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की भूमिका होती, समाजवादी अर्थव्यवस्था चुने होते
तो सिर्फ सरकार की भूमिका होती है। लेकिन यहां हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना, सरकार की भी भूमिका है, प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका है। लेकिन अगर कहा जाए कि भारत ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तत्व अधिक थे कि समाजवादी के तत्व अधिक थे, तो याद रखना समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्व अधिक थे, क्योंकि मुख्य भूमिका में सरकार थी, प्राइवेट सेक्टर सहयोगी के रूप में था। ठीक, प्राइवेट सेक्टर सहयोगी के रूप में था। ठीक, समझना, क्लियर हो गई बात? अर्थात अगर कुछ यूं करें, अगर हम कहें नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, अगर हम कहें नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक, अगर हम कहें नियोजित अर्थव्यवस्था, तो हम इसके 3 लक्षण एक साथ कह सकते हैं कि सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है और लागू करती है, सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है और लागू करती है, लागू करती है। क्यों? दूसरी तरफ आर्थिक विकास में सरकार की प्रमुख भूमिका होती है, आर्थिक विकास में सरकार की प्रमुख भूमिका है, सरकार की प्रमुख भूमिका। और तीसरा, प्राइवेट सेक्टर सहयोगी के रूप में, प्राइवेट सेक्टर सहयोगी के रूप में। एकदम याद हो गया? एकदम क्लियर हो गया? बताओ भाई, नियोजित आर्थिक विकास क्या समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो गया? एकदम याद हो गया? बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं मैं। मुझे बताओ, जिस जिसको क्लियर हो गया बताओ। एक दो लोग ऐसे जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, उनको छोड़ दो। ध्यान दो बेटा, समझ में आ जाएगा। और आपस में थोड़ा बातचीत कम करो भाई, मेरा कमेंट बॉक्स क्यों ऑफ हो गया? तो देखना कमेंट बॉक्स चल नहीं रहा, क्या क्या बदमाशी कर रहे हैं सब। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को धरातल पर उतार रही है नियोजित अर्थव्यवस्था। इस नियोजित अर्थव्यवस्था को ही कमांड आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, कमांड आधारित अर्थव्यवस्था, कमांड आधारित अर्थव्यवस्था, कमांड आधारित अर्थव्यवस्था, कमांड आधारित अर्थव्यवस्था। तो नियोजित अर्थव्यवस्था को ही कमांड आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुशी कह रही है सर नोट्स कैसे बनाए? जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं तो भी लिखते जा, मैं पीडीएफ देखता हूं उसे देख करके लिखते जा, हम बाद में जो नोट्स प्रिपेयर करके जाता है उसका सारा प्रिंट आउट निकाल ले। बहुत सारे तरीके हैं, 3 ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक, रितु पूछ रहे वामपंथी किसे कहते हैं? चल इतिहास आएगा समझ जाओगे वामपंथी किसे कहते हैं। अब देखो, कमांड आधारित अर्थव्यवस्था, दरअसल नियोजित अर्थव्यवस्था को ही कमांड आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप कहोगे क्यों? नियोजित अर्थव्यवस्था को ही, मोहम्मद कैफ कहां गया? जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है इसी को ही कमांड आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दरअसल ये शब्द सेना से लिया गया है। सेना में क्या होती है? कमांड चलता है। फोर्स में क्या होता है? कमांड चलता है। ऊपर से निर्णय लिया जाएगा और नीचे के सारे लोग उसी निर्णय को फॉलो करेंगे। ठीक, ऊपर से निर्णय लिया जाएगा और नीचे के सभी लोग उसी निर्णय को फॉलो करेंगे। होता क्या है, इस नियोजित अर्थव्यवस्था में जो केंद्र की सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, जो दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार होती है, या केंद्र सरकार ही सभी निर्णय लेती है, सभी निर्णय लेती है, सभी निर्णय लेती है। और ठीक, राज्य सरकारें सिर्फ उस निर्णय का फॉलो करती है। ठीक, यानी निर्णय कौन लेती है? केंद्र सरकार सभी निर्णय लेती है, जो अन्य सरकारें उस या अन्य संस्थान सिर्फ उस निर्णय को लागू करती हैं। यानी ऊपर से निर्णय ले लिया गया, नीचे के लोग सिर्फ निर्णय को लागू करेंगे, अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए नियोजित अर्थव्यवस्था को कमांड आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा गया है। ठीक ठीक, समझना। अर्थात नियोजित अर्थव्यवस्था को ही कमांड अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार सभी निर्णय लेती है और अन्य सभी लोग सिर्फ उस निर्णय को लागू करते हैं। अन्य सभी लोग सिर्फ निर्णय को लागू करते हैं, अन्य सभी लोग सिर्फ उस निर्णय को लागू करते हैं। हो गई बात? तो नियोजित अर्थव्यवस्था को ही कमांड आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था को ही कमांड आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात कुल मिलाजुला करके बात यह हुई कि 1951 निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि 1951 भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनता है, अर्थव्यवस्था को चुनता है, कहता है कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में रहेंगे और मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए नियोजित आर्थिक मॉडल लेकर के आता है, नियोजित अर्थव्यवस्था लेकर के आता है, नियोजित आर्थिक विकास को लेकर के आता है। ठीक, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुनता है और इसे लागू करने के लिए
इसे लागू करने के लिए भारत क्या करता है? इसे लागू करने के लिए, समझना बात को, इसको लागू करने के लिए नियोजित आर्थिक विकास के मॉडल को लेकर के आता है। नियोजित आर्थिक विकास के मॉडल को लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? तो नियोजित आर्थिक विकास के मॉडल को लाता है, मॉडल को लाता है। ठीक, क्या लाता है? नियोजित आर्थिक विकास के मॉडल को लाता है। 1951 से लेकर के 2017 तक, 2017 तक, ठीक, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं। अब जब 1951 में लाया गया था तो कहा गया था हमेशा यही रहेगा, लेकिन 2017 में मोदी जी आए, 2015 में ही बदल दिया। कहा गया था कि यही मॉडल रहेगा, जब लागू किया गया था। हमें दिखता क्या है कि 1951 से लेकर के 2017 तक विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? जब 1951 में बात आई, जब बात 1951 में आई, 1951 में आई, तो इस 1951 में सरकार ने कहा था कि हम पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आएंगे, पंचवर्षीय योजनाएं लाएंगे, ठीक, 5-5 साल की, ठीक, और देश का विकास करेंगे। जब ये पंचवर्षीय कहा गया कि हम पंचवर्षीय योजना लाएंगे, तो दो बात थी, दो बात पर जोर था। ठीक, दो बात पर जोर था। ठीक, पहला ये था कि सभी योजनाओं के कुछ समान लक्ष्य होंगे, सभी योजनाओं के कुछ समान लक्ष्य होंगे, यानी कुछ ऐसे लक्ष्य होंगे जो हर योजना में। तो पहली बात ये थी कि सभी योजनाओं के कुछ समान लक्ष्य होंगे, अर्थात सभी योजनाओं के कुछ समान लक्ष्य होंगे, कुछ समान लक्ष्य होंगे, समान लक्ष्य होंगे। कहा गया कि सभी योजनाओं के कुछ समान लक्ष्य होंगे, और सभी योजनाओं के, दूसरा, सभी योजनाओं के कुछ अलग अलग भी लक्ष्य होंगे, कुछ अलग अलग भी लक्ष्य होंगे। कहा गया कि सभी योजनाओं के कुछ समान लक्ष्य भी होंगे और सभी योजनाओं के लिए कुछ अलग अलग लक्ष्य भी होंगे। जैसे कहा गया आत्मनिर्भरता हर योजना का लक्ष्य होगा, आधुनिकीकरण हर योजना का लक्ष्य होगा, तो सभी योजनाओं के अलग अलग भी लक्ष्य थे। जैसे पहली योजना का था कृषि, तो दूसरी योजना का था उद्योग। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, क्लियर हो गए? तो कहा गया सभी योजनाओं के समान लक्ष्य भी होंगे और सभी योजनाओं के अलग अलग लक्ष्य भी होंगे। एकदम यहां तक बात क्लियर हो गई? बताया जाए। ठीक, अत्यंत पुंदीर साहब बताइए, अर्पिता बिटिया, अंचल, श्रद्धा बताओ बेटा। ठीक, ममता राजपूत बता बिटिया, पुंदीर साहब बता। आया बेटवा सब हमारे कहां गए, भग गए क्या? अच्छा, अजय करा पलक झपक गई, कहां झपक गई पलक भाई? ठीक, रौनक, राजकुमार करा मजा भी आ रहा है। अच्छा, मेरा विद्यार्थी विशाल दिख नहीं रहा है। खुशी, निकिता, क्लियर ना? ठीक ना? एकदम आसानी से बह रहे हो ना तुम सब? मजा आएगा, आप यकीन मानिए, बहुत मजा आएगा। आप परेशान मत नहीं होना, दबाव में नहीं आना। धर्मेंद्र कुमार क्या कह रहे हैं? सर मेरे कमेंट पर ध्यान दीजिए, कमेंट कर दो भैया धर्मेंद्र। अश्विन सिंह, दीपक कुमार, रोहित बेटा कैसे हो? ठीक, विकास मौर्य, हिमांशु क्या कर रहा है? अच्छा, कई लोग कह रहे हैं उनका कमेंट ही नहीं देख पाता हूं, सचमुच नहीं देख पाता हूं। आप लोग बीच बीच में बात करते रहते हो, छूट जा। अच्छा, मैं पढ़ाते रहता हूं, ऐसा थोड़ा है तुम्हारे विद्यार्थी के पहले और महान शिक्षक आचार्य। समझ में आ गया बात? नहीं, आराधना आ गई, राम का हक है, मुझसे नहीं लड़ोगे किससे लड़ोगे? भारती जी कह रहे हैं हम भी हैं। चल ठीक, अब आ जाओ। यानी 1951 में पंचवर्षीय योजना लाएंगे कहा गया, 5-5 साल के लिए योजना आएंगे, और दो बातों पर जोर था कि सभी योजनाओं के कुछ समान लक्ष्य होंगे और सभी योजनाओं के कुछ अलग अलग लक्ष्य भी होंगे। समझ में आ गई बात? तो आइए प्लान्स एंड गोल्स की बात करते हैं, इसी बात को अब इस तरीके से समझाएंगे। तो पंचवर्षीय योजनाएं आ रही हैं। ठीक, 1951 में भारत ने कहा कि हम तीव्र, संतुलित और समान विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करेंगे। भारत ने भी कहा कि सभी योजनाओं के कुछ सामान्य लक्ष्य होंगे और सभी योजनाओं के कुछ विशिष्ट लक्ष्य भी होंगे। भारत ने कहा कि जो सभी योजनाओं के सामान्य लक्ष्य होंगे वह निम्नलिखित होंगे। भारत ने कहा कि कोई भी योजना बनाई जाएगी उसके हमारे ये जो 4 हैं ये समान लक्ष्य होंगे, हर योजना के लक्ष्य होंगे। बाद में समय के हिसाब से जब जिस योजना की जो जरूरत होगी उस समय उसके विशिष्ट लक्ष्य हम निर्धारित कर देंगे, लेकिन 4 लक्ष्य समान थे। वे थे जिसमें पहला लक्ष्य था इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, दूसरा लक्ष्य था मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, तीसरा लक्ष्य था सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, और चौथा लक्ष्य था सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। यानी आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, ये 4 योजनाओं के क्या थे? कमल लक्ष्य थे। ठीक, अच्छा, समान और अलग अलग कैसे? समान का मतलब है जैसे मान लो पहली योजना आई तो उसका ये लक्ष्य पहली योजना का भी था, लेकिन एक अलग लक्ष्य क्या था कि कृषि पर फोकस करना है। दूसरी योजना आई तो दूसरी में भी ये 4 लक्ष्य थे, लेकिन अलग लक्ष्य क्या था कि उद्योग पर फोकस करना है। तीसरी योजना आई, कहा गया देश को आत्मनिर्भर बनाना है, कृषि और उद्योग में संतुलन करना है, तो तीसरी योजना का भी सामान्य लक्ष्य यही था, लेकिन अलग लक्ष्य क्या था कि कृषि और उद्योग में संतुलन करना है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया?
समझ रहे हो ना, सामान्य और अलग, ठीक, क्लियर हो गया ना, ठीक। सुधांशु बता, समझ में आ रही बात ना? तो ये है, मैंने हर योजना में ये तो रहेंगे ही, लेकिन हर योजना में उस समय देश की जरूरत के हिसाब से अलग लक्ष्य पर भी फोकस कर लिया जाएगा, ठीक। तो पहले जो योजनाओं के समान लक्ष्य थे, थोड़ा इनको समझते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, आत्मनिर्भरता क्या है, सामाजिक न्याय क्या है। तो सबसे पहले हम इस इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि को समझेंगे, ठीक। हमारी जो योजना लाई गई ना बेटा लोग, ठीक, उन योजनाओं के जो प्राथमिक उद्देश्य में सबसे पहले थी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, प्राथमिक लक्ष्य थी, प्राथमिक लक्ष्य थी, समझना, सभी लोगों की प्राथमिक लक्ष्य थी। अब देखो, यानी योजनाओं में कहा गया कि हम सबसे पहले किस पर बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर बात करेंगे। तो आखिर हमारे योजनाकार, हमारा देश जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा था, उस इकोनॉमिक ग्रोथ से तात्पर्य क्या था? दरअसल उस समय हमारे योजनाकार, हमारे देश की सरकारें जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रही थी, उस इकोनॉमिक ग्रोथ से तात्पर्य था कि भारत के सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का, सभी प्रदेशों का आर्थिक विकास करना, सभी क्षेत्रों का, ठीक, सभी वर्गों का, ठीक, सभी प्रदेशों का आर्थिक विकास करना। समझना बात को, कोई क्षेत्र, कोई प्रदेश, कोई वर्ग छूटे ना। उस समय के योजनाकारों ने यह माना था कि यदि हम सभी प्रदेशों का, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास कर दें, यदि हम समृद्धि को सभी वर्गों तक और सभी क्षेत्रों तक पहुंचाएंगे, तो विकास के जो अन्य उद्देश्य हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, असमानता, इन सब में कमी अपने आप आ जाएगी, देश में मानव पूंजी इत्यादि का निर्माण अपने आप हो जाएगा। हमारे योजनाकार कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो समृद्धि सभी क्षेत्रों में पहुंचेगी, सभी वर्गों में पहुंचेगी, सभी लोगों तक पहुंचेगी। और जो सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों, सभी लोगों तक पहुंचेगी, तो हमारे विकास के जो अन्य लक्ष्य हैं कि हम गरीबी को कम करें, हम रोजगार का सृजन करें, हम असमानता में कमी लाएं, हम मानव पूंजी का विकास करें, मानव विकास करें, यह सब हमारे लक्ष्य तो अपने आप पूरे ही हो जाएंगे। यही था हमारी योजना का पहला लक्ष्य, जिसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। सभी क्षेत्रों का विकास करना, सभी वर्गों का विकास करना, सभी प्रदेशों का विकास करना, संपत्ति को समृद्धि तक को सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों तक पहुंचाना। जब संपत्ति और समृद्धि सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों तक पहुंच जाएगी, ठीक, तो जो हमारे अन्य लक्ष्य हैं कि गरीबी को कम करें, रोजगार का सृजन करें, असमानता में कमी लाएं, भारत में मानव विकास करें, ये अपने आप पूरे हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना, ठीक, ठीक, क्लियर हो गया ना, आर्थिक समृद्धि क्लियर हो गया ना। तो इसमें पहला लक्ष्य था आर्थिक समृद्धि। सभी योजनाओं का जो समान लक्ष्य था, इसमें पहला लक्ष्य क्या था? आर्थिक, ये क्या हो गया? आर्थिक समृद्धि, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, ठीक हो गया। अब हम दूसरे लक्ष्य पर बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं। दूसरा लक्ष्य था आधुनिकीकरण। आइए, ये क्या था? तो हम दूसरे लक्ष्य, आर्थिक समृद्धि की कहानी हो गई, अब दूसरे लक्ष्य आधुनिकीकरण की बात करते हैं। मॉडर्नाइजेशन, थोड़ा सा इसको समझाते हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण यहां दो अर्थों में था, अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण और समाज का भी आधुनिकीकरण। ठीक, विशाल पूछ रहा है कि क्षेत्र से आशय मतलब पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। अच्छा, सुजाल सिंह करेक्ट सर, रिप्लाई, उमा कपिला की बुक क्यों 4 साल से बंद है? यार बंद तो नहीं है, किसने कह दिया बंद है? पता नहीं तुमको किसने कह दिया, मुझे तो नहीं बंद मिली है। ठीक, समझना, यानी कहा गया कि हम अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे, उद्योग लेकर के जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, हम भारत के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग लगाएंगे, भारत के मैदानी क्षेत्रों में काम करेंगे, जहां खेती का विकास करना है खेती करेंगे, जहां उद्योग का विकास करना उद्योग करेंगे। हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे पैसा सभी वर्गों तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, मजदूर तक पहुंचे, सब तक पहुंचे, सभी प्रदेशों तक पहुंचे, भारत में कई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में पहुंचे, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पहुंचे, पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचे, सब भी पहुंचे। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, बताओ, कुलदीप, जुबैन, अच्छा राधा राधा, अच्छा एक बच्ची हमारे यहाँ राधा राधा भी है, राधा राधा, अच्छा राधे राधे कहते हैं ना, चलो इसको राधे राधे बोल देते हैं। तो हाँ भैया, आप कोई ले सकते हो, ग्रेजुएशन के आधुनिकीकरण, थोड़ी उसकी बात करते हैं। तो देखो, जो आधुनिकीकरण था उसका मतलब ये था, सीधी सी बात अगर हम कहें, उसका मतलब सीधा सा था कि चाहे कृषि हो चाहे उद्योग हो, ठीक, इस कृषि और उद्योग से जुड़ी हुई, इस कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण करना, दो ही चीज तो थी, कृषि और, ठीक, उद्योग। अब कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण करना है तो इसका मतलब क्या? कहा गया कि कृषि और उद्योग के आधुनिकीकरण के तहत कृषि और उद्योग से जुड़ी हुई जितने भी टेक्नोलॉजी है सब में सुधार करना था। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो टेक्नोलॉजी थी उसमें भी सुधार करना था, और उद्योगों में भी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें भी सुधार करना था। सरकार ने कहा बैल से खेत की जुताई होती है, हम ट्रैक्टर लाएंगे, या कृषि का आधुनिकीकरण था। कुएं से खींच खींच करके रहर चला करके पानी खेतों में चलाया जाता था, डाला जाता था, हम उसके लिए पंप लाएंगे, ये कृषि का आधुनिकीकरण था।
हमारे उद्योगों में मशीनें बहुत पिछड़ी हुई थी, पुरानी थी, सरकार ने कहा नए जमाने की मशीनें लाएंगे। ये उद्योगों का आधुनिकीकरण था। तो आधुनिकीकरण के तहत कहा गया कि चाहे कृषि हो चाहे उद्योग, उत्पादन से जुड़ी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी प्रौद्योगिकी, हम सब में क्या कर देंगे, सुधार करेंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज ये भी कही गई कि इस आधुनिकीकरण के तहत हम रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करेंगे। हर क्षेत्र में हम जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसमें निवेश करेंगे, उसमें पैसा, क्योंकि जब तक हम रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश नहीं करेंगे, उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, तब तक देश में आधुनिकीकरण होगा कैसे? कृषि चाहे उत्पादन से जुड़ी हुई जितनी प्रौद्योगिकी है उसमें सुधार आएगा कैसे? ठीक। एक बच्ची पूछ रही है कि प्रौद्योगिकी क्या होता है? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक। देखो, सौम्या ने बहुत बढ़िया बात भी लिख दी कि उदाहरण के लिए एक किसान पुराने बीजों का उपयोग करने की जगह नए बीजों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ा रहा है। अब देखो, समझना, इसी बात से समझा देता हूं। किसान क्या होता था, अपने खेत में खेती करता था, उसी बीज को रख लेता था, दूसरे साल बुआई कर देता था। लेकिन इसके आधुनिकीकरण में क्या क्या था कि बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए गए, कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, और कृषि विश्वविद्यालयों से कहा गया कि बीजों पर रिसर्च कीजिए, बीजों के बीज परागण कराइए, और परागण करा करके कुछ नए साल के अंदर ही ढेर सारे किस्म के बीज ला दिए, जिनकी खेतों में बुआई होती थी तो ढेर सारा उत्पादन करने वाले बीज। खेतों में पहले सिर्फ गोबर की खाद डाली जाती थी, कहा गया कि भाई फर्टिलाइजर। ठीक। अच्छा, ये क्या लिख रहा है? कौन भाई लिख रहा है कि सर गरीब बच्चा का कमेंट नहीं देख रहा? कौन बदतमीज है भाई? ये कमेंट बॉक्स अभी से बंद करता हूं। कोई मुझसे ये कैसे कह दिया, ये आरोप मुझ पर कैसे कैसे लगा दिया? अरे यही काम है कमेंट देखना, आपके हाथ में नहीं हुआ। ठीक ना, बंद कर दो। चलो जाओ। एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने आए, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में कलेक्टर लानी होगी। आपका हाव भाव, सोच, विचार, आचरण भी भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की तरह होना चाहिए। कोचिंग में एडमिशन लेने से, तैयारी कर लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, बड़े आदमी का व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। हमारे पास मुंह है जिसका मतलब हम कुछ नहीं बोल सकते, समझना। हमारे हाथ में की बटन है तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हो कि सर गरीब बच्चा का कमेंट नहीं। मेरे लिए बच्चा बच्चा होता है, मैं आपको नहीं जानता हूं आप अमीर हो या गरीब, और मेरे लिए मेरा हर विद्यार्थी मेरे प्राणों से भी प्रिय होता है। समझ में आ गई बात? तो आपके कमेंट बॉक्स में यही बंद करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी मानवीय गरिमा का पालन करें, और मेरे क्लास में तो अमानवीय चीजें होनी ही नहीं चाहिए। लिए पढ़ाना किसी पूजा, मैं जब अपनी स्टूडियो की आधुनिकीकरण की, यानी कहा गया कि खेती में उत्पादन से जुड़ी हुई नई प्रौद्योगिकी लाएंगे, उद्योग में उत्पादन से जुड़ी हुई नई प्रौद्योगिकी लाएंगे। ठीक, समझना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो हमारा आधुनिकीकरण है वह उत्पादन के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। यह भी कहा गया कि आधुनिकीकरण सिर्फ उत्पादन के क्षेत्रों से सीमित नहीं है, अर्थात सिर्फ अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण नहीं करना है, हमें समाज का भी आधुनिकीकरण, हमें एक नया समाज भी बनाना है। समझना, हमारे योजनाकार कितनी बड़ी बात कर रहे थे। हमारे योजनाकारों ने कहा कि भारत में के समस्त सामाजिक मूल्यों का आधुनिकीकरण करना है। जो हमारे समाज के मूल्य है उसमें अगर कुछ गलत चीजें आ गई है तो उसको भी दूर करना है। समस्त सामाजिक चिंतन का आधुनिकीकरण करना, समाज की जो सोच होती है उसका आधुनिकीकरण करना। समाज जो सोचता है, जैसे अभी किसी बच्चे ने सोच दिया, इसका आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। उसमें योजनाकार कह रहे थे कि उस समय का हमारा समाज क्या सोचता था? जाति, धर्म, पंथ, मजहब में बटा हुआ समाज। अभी हाल में विभाजन देखा था, एक धर्म दूसरे से धर्म से लड़ रहा था, एक जाति दूसरे से जाति से लड़ रही थी। तो जो समाज का चिंतन है इसका आधुनिकीकरण करना था, लोगों को सही सोचना सिखाना था, सही बोलना सिखाना था। जो हमारे सामाजिक मूल्य थे कि भाई बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, उनको चूल्हे चौके में ही रखना है, तमाम प्रकार की छुआछूत इत्यादि चीजें थी, कहा गया कि नहीं, इन सबको हटाना है, इन सबका भी आधुनिकीकरण करना है। यानी कुल मिलाजुला करके आधुनिकीकरण के तहत यह बात थी कि हमें एक तरफ अपनी अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण करना है, तो दूसरी तरफ हमें अपने समाज का भी आधुनिकीकरण करना है। क्योंकि जब तक हम समाज का आधुनिकीकरण नहीं करेंगे तब तक हम समानता पर आधारित लोकतांत्रिक समाज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाजुला करके एक नया भारत गढ़ने की कोशिश की जा रही थी मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों से, भारतीयता के नए आधारों को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों से, एक नए भारत को बनाने की कोशिश की जा रही थी आधुनिकीकरण के प्रयासों से, एक ऐसे भारत को नए सिरे से खड़े करने की कोशिश की जा रही थी जिसमें सिर्फ उसकी अच्छाइयां हो, कालखंड में जो बुराइयां घुस गई थी उसे दूर करना, एक ऐसे भारत के निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी जो बेहतर आर्थिक रूप से सशक्त हो, तो एक ऐसा भारत भी बनाने की कोशिश किया जा रहा था जो सामाजिक रूप से भी सशक्त हो, एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश की जा रही थी आधुनिकीकरण के तहत जो रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देता हो, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बदलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को बदलता है, तो साथ साथ एक ऐसा भारत भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी जिसमें नए विचार हो, नए मूल्य हो, नई परंपरा हो, नए रीति हो, नए रिवाज हो। यही थे आधुनिकीकरण का मतलब। यानी हमारे योजनाकार सिर्फ एक नई अर्थव्यवस्था ही नहीं कर रहे थे, एक नया समाज भी कर रहे थे, क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था और समाज दोनों एक साथ नहीं चलते हैं तब तक राष्ट्र का विकास समुचित रूप से नहीं होता है। समझ में आ गई बात? दूसरी, अब तीसरा, तो यहीं से देख लो बच्चा लोग। तो पहला है आर्थिक समृद्धि, दूसरा है आधुनिकीकरण, समझ गए। अब तीसरा था जो विशिष्ट लक्ष्य में, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ समझ गए, दूसरा मॉडर्नाइजेशन समझ गए, अब तीसरा है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस।
सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या थी, सेल्फ रिलायंस क्या था? आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। देखो, हम अगर आप कोई कहते हैं ना कि ये फला आदमी है, आत्मनिर्भर आदमी, इसका मतलब अपना कमा खा रहे हैं, किसी दूसरे से मदद नहीं ले रहे हैं, यही तो मतलब होता है। ठीक, किसी के बारे में कहा जाता है कि ये आत्मनिर्भर आदमी है, तो मतलब है ना कि अपना नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपना भरण पोषण खुद कर रहे हैं, खुद के दम पर खड़े। आजादी के बाद जिस नियोजित आर्थिक विकास के मॉडल को चुना गया, उसमें आत्मनिर्भरता का अर्थ था देश के संसाधनों पर निर्भर होना, देश के संसाधनों पर निर्भर होना, न कि अन्य देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर होना। आत्मनिर्भरता का अर्थ था देश के संसाधनों पर निर्भर होना, न कि अन्य देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर। अर्थात देश विकास करे, अपने दम पर करे, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं के दम पर करे। हमारा देश विकास करे दूसरे देशों के दम पर नहीं, दूसरे देश से उधार लेकर के नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देश में प्रवेश देकर के नहीं। जो भी हमारे पास संसाधन है उन्हीं के दम पर देश आगे बढ़े, देश को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। यह आत्मनिर्भरता एक कारण से और जरूरी थी। दरअसल हमारे देश में उस समय विदेशी मुद्राएं बहुत कम थी, यानी कम विदेशी मुद्रा थी। चूंकि देश के पास कम विदेशी मुद्रा थी, इसलिए जरूरी था कि भारत स्वयं के माल का उत्पादन करे। अगर भारत स्वयं के माल का उत्पादन नहीं करता, अगर भारत स्वयं के माल का उत्पादन नहीं करता, समझना बात को, तो बाहर से खरीदता, और बाहर से खरीदता तो विदेशी मुद्रा देनी पड़ती, हमारे पास थी ही नहीं, हमारे पास थी ही नहीं। इसीलिए भारत ने एक चुनाव किया, इस आत्मनिर्भरता को लागू करने के लिए भारत ने एक चुनाव किया। अब इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। भारत ने तय किया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करेंगे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, बंद करेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मॉडल लाया गया, जिसे कहते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल, जो आप आगे लोग पढ़ेंगे। तो भारत ने जो अपनी अर्थव्यवस्था को बंद किया, और भारत ने जिस नेहरू महालनोबिस मॉडल का चुनाव किया, अर्थव्यवस्था को बंद करने और नेहरू महालनोबिस मॉडल के चुनाव करने के पीछे मुख्य वजह यही थी कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहता था। अर्थव्यवस्था को बंद करने से आशय क्या है और नेहरू महालनोबिस का मॉडल क्या है, यह भी आगे हम समझेंगे, अभी मत पूछिएगा। ठीक, तो तीसरी बात है जो योजनाओं का कॉमन लक्ष्य है, वह जो तीसरी बात है वह ये है आत्मनिर्भरता। यानी तीन चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। ठीक, यहां आ जाओ बच्चा लोग, आप लोग, तीन चीजें हो गई जो कॉमन लक्ष्य थे योजनाओं के, उनमें तीन चीजें हो गई। हमने आर्थिक समृद्धि को पढ़ लिया, हमने आधुनिकीकरण को पढ़ लिया, हमने आत्मनिर्भरता को पढ़ लिया। अब चौथी चीज हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो आइए सोशल जस्टिस पर बात करते हैं, सामाजिक न्याय पर बात करते हैं, और यही सभी योजनाओं के कॉमन लक्ष्य थे। तो आइए सोशल जस्टिस की ओर चलते हैं, सामाजिक न्याय की ओर चलते हैं। आइए भाई, ठीक, सोशल जस्टिस की ओर चलते हैं। योजना के डॉक्यूमेंट में ही लिखा गया है। दरअसल सामाजिक न्याय को हमने जो योजना का डॉक्यूमेंट है उसी से उठा लिया है, क्योंकि भारत में सामाजिक न्याय के सब लोग अपने अपने स्तर से परिभाषा देते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसकी सर्वाधिक अतिवादी परिभाषाएं आई। हमारे योजनाकार सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे लिए सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि समावेशी और न्याय संगत विकास करना। समावेशी विकास मतलब क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब होता है विकास का ऐसा मॉडल लेकर के आना जिसमें सबके लिए जगह हो, अमीर के लिए भी जगह हो और कमजोर से कमजोर गरीब आदमी के लिए भी जगह हो, उद्योगपति के लिए भी जगह हो, तो सड़क पर जो भिखारी भीख मांगा उसके लिए भी जगह हो। और एक और बात कही जाती है इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि समावेशी विकास में सरकार जो कमजोर लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, उनके लिए ज्यादा प्रयास करती है, जो गरीब हैं उनके लिए ज्यादा प्रयास करती है। समझना, इसे कहते हैं समावेशी विकास। न्याय संगत विकास का मतलब यह होता है कि विकास की प्रक्रिया में कोई छूटे ना, किसी का हिस्सा ना मारा जाए। देश के लिए किसान भी जरूरी है, व्यापारी भी जरूरी है, उद्योगपति भी जरूरी है, गरीब भी जरूरी है। एक साथ इस देश को एक्सप्रेसवे चाहिए तो ग्रामीण सड़कें भी चाहिए। एक साथ इस देश में ऐसी व्यवस्था चाहिए कि गरीब लोगों को मुफ्त राशन का भी वितरण होते रहे, तो दूसरी ये भी चाहिए कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट भी खूब तेजी से चले। न्याय संगत विकास इसी कहते हैं। न्याय संगत के विकास का मतलब ठीक यही है, इसमें अंबानी अडानी के लिए भी जगह हो, गांव के जो व्यक्ति हैं, जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए भी जगह, किसी का हक, किसी का हिस्सा ना मारा जाए, जिसमें जितनी प्रतिभा हो, जिसमें जितनी क्षमता हो, वो उतना विकास कर पाए। ये न्याय संगत विकास का मतलब होता है। व्यवस्था किसी को न रोके, व्यवस्था किसी को न रोके, ये होता है न्याय संगत विकास का मतलब। व्यवस्था किसी के आड़े ना आए, व्यवस्था किसी को न रोके, व्यवस्था किसी के आड़े ना आए, व्यवस्था किसी को न रोके, यही होता है न्याय संगत विकास का मतलब। तो कहा गया सोशल जस्टिस में, बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी ये पहली क्लास है जिसमें मैं कमेंट बॉक्स ऑफ करके पढ़ा रहा हूं, आज तक नहीं पढ़ाया। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से जुड़ा रहा और अभी यह बैच शुरू हुआ कि ऐसा करना पड़ा। तो अर्थात बात यह हो रही है सोशल जस्टिस में
कि विकास समावेशी होना चाहिए, विकास न्यायसंगत होना चाहिए। और कहा गया कि इस विकास की प्रक्रिया में हम ऐसा विकास करेंगे कि वहां कोई भी असमानताएं गतिशील नहीं है। यानी हम ऐसा सामाजिक विकास करेंगे, ऐसा न्यायसंगत विकास करेंगे कि किसी भी किस्म की असमानताएं गतिशील नहीं होंगी, किसी भी किस्म की असमानताएं गतिशील नहीं। हम हर असमानता को कम करने की कोशिश करेंगे और जो विकास के लाभ हैं वह सभी विभाजनों को मिलेंगे। जैसे भारत में ग्रामीण और शहरी विभाजन है, शहरों का ज्यादा विकास उस समय की बात कर रहे थे और गांव का कम हुआ था। कहा गया नहीं, गांव और शहरी सभी विभाजनों को मिलेंगे, गांव का भी विकास होगा, शहरों का भी विकास होगा। उस समय की मैं बात कर रहा हूं। कहा गया था पुरुष और महिला में विकास को लेकर विभाजन, कहा गया था नहीं, पुरुषों का भी विकास करेंगे, महिलाओं को विकास करेंगे, महिलाओं को भी शिक्षा देंगे, सशक्त करेंगे, घर से बाहर लाएंगे। जातिगत विभाजन था, कुछ जातियों के पास संपत्ति अधिक थी, कुछ के पास नहीं थी, तो सरकार ने कहा जमींदार उन्मूलन लाएंगे, जमीन बड़े लोगों जमीन लेकर छोटे लोगों में बांटेंगे, जातिगत आधार पर गरीबी को दूर करेंगे। उसमें अंतर क्षेत्रीय विभाजन भी थे, पहाड़ी क्षेत्र बहुत गरीब है, मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गरीब है, मैदानी क्षेत्र ठीक ठाक है। कहा गया नहीं, हम हर क्षेत्र तक विकास को पहुंचाएंगे। ये था सामाजिक न्याय का मतलब, ये था सोशल जस्टिस का मतलब। हमारे संविधान में हमारे नेता जिस सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे वहां समावेशी विकास था, न्यायसंगत विकास था, असमानताएं गतिशील नहीं होंगी, असमानताओं को रोका जाएगा, विकास के लाभ सभी विभाजनों को मिलेंगे, ग्रामीण शहरी को भी मिलेंगे, पुरुष महिला को भी मिलेंगे, जातिगत विभाजनों को मिलेंगे, अंतर क्षेत्रीय विभाजनों को भी मिलेंगे, इन सबको मिलेंगे। यही था हमारा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। और यही चार थे, कमेंट बॉक्स में यही चार थे सभी योजनाओं के समान लक्ष्य। तो हमने जो बात की थी कि सभी योजनाओं के समान लक्ष्यों की, इनमें चारों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। बताओ बच्चा लोग, ठीक, बताओ बच्चा लोग। मैंने पुनः खोल दिया है कमेंट बॉक्स, लेकिन मेरी आपसे विनती है, उम्मीद, निवेदन है कि आप लोग गरिमा को बरकरार रखिएगा। ठीक, दमयंती ने बहुत बढ़िया लिखा विकास। अब कोई कहेगा कि इसका नाम क्या, भाई मुझे जो दिख गया तुरंत कह दिया। ठीक, क्लियर है ना बच्चा लोग? मैंने पुनः खोल दिया है क्योंकि एक की गलती की सजा मैं सबको नहीं दे सकता था ना बच्चा लोग। मेरे यहां तक हो गया? तो सभी योजनाओं के कॉमन लक्ष्य तो आपको समझ में आ गया, सभी योजनाओं का कॉमन लक्ष्य आपको समझ में आ गया। जस्टिस मतलब न्याय, समाज, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय। ठीक, एकदम क्लियर? अब बात करते हैं एक एक योजना पर। किस पर बात करते हैं? अच्छा, रितु कह रही है सर भारत में क्या ग्रीन इकोनॉमी आई है? खूब आ रही है। अरे बेटा, बात भी कोई अखबार पढ़ोगे तो पकड़ लोगे कि ये काम हो रहा है। हम ऐसा आप में थीम विकसित कर देंगे। अच्छा, ये कह रहा है इस चित्र को थोड़ा समझा दीजिए। ठीक, इस चित्र को, अच्छा ये चित्र को देखो, ये बना दिए हैं, मशीनें हैं काम कर रही हैं। ठीक, मशीनें हैं काम कर रही हैं, रुपया डाल रही हैं, डॉलर डाल रही हैं, एक मान और रूपी पौधा विकसित हो रहा है और भारत के सभी धर्मों, जातियों, सभी स्त्री पुरुषों को एक समान आधार पर खड़ा कर दिया है। ठीक ना? अब बात करते हैं एक एक योजना की। ठीक, एक एक योजना की। तो सभी योजनाओं के कॉमन लक्ष्य हो गए, समान लक्ष्य हो गए। अब हम बात करेंगे एक एक योजना की कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है। हम 2017 तक आएंगे। ठीक, कल तो क्लास नहीं होगी, ठीक ना, संडे है, क्लास मंडे को होगी। अब जो एक एक योजना का लक्ष्य हो अगली क्लास में कराएंगे, नहीं तो क्रम टूट जाए। अब हम थोड़ी बात करेंगे आपसे आंसर राइटिंग पर और पर्सनालिटी, सबसे जरूरी है पर्सनालिटी डेवलप बात करेंगे। ठीक, एक एक योजना पर आएंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना से हम अगली क्लास शुरू करेंगे। ठीक, और एक एक पंचवर्षीय योजना की बात पर हम आएंगे। तो आज बात यहीं तक रहने देते हैं।